आज हम लोग अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया का जो प्रोविजन है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 76 में ये व्यवस्था दी गई है। पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि द यूनियन से संबंधित है, और यूनियन में आर्टिकल 76 है जिसमें ये प्रावधान किया गया है, प्रोविजन है, द प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट ए पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू बी अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया। एक बात बहुत स्पष्ट संविधान में है कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल अपॉइंट कर सकते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में जज होने की अर्हता, क्वालिफाई होने की अर्हता रखता हो। अब एक प्रश्न यह है कि सुप्रीम कोर्ट में, अपेक्स कोर्ट में जज कौन व्यक्ति बन सकता है? इसके लिए आर्टिकल 124 क्लॉज 3 डिस्क्राइब करता है कि ए पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अनलेस ही इज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ये सिटीजन ऑफ इंडिया होना सबसे, मतलब भारत का नागरिक होना सबसे पहला और अनिवार्य शर्त है, पहली और अनिवार्य शर्त है। इसके बाद जो सब क्लाज ए बी सी है, 124 क्लाज 3 के सब क्लाज ए बी सी, ए आर बी आर सी, अर्थात इन तीनों में से कोई भी क्वालिफिकेशन सिटीजन होने के साथ साथ होनी चाहिए। अब जो आर्टिकल 124 के क्लाज 3 का सब क्लाज ए है, वो ये कहता है कि ये पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अनलेस he is citizen of India and has been for at least 5 years a judge of a SC or of the 2 or more such courts in succession। अब जहां तक प्रश्न है कि 2 or more courts का और इन सक्सेशन की बात, अर्थात कोई भी व्यक्ति यदि किसी हाई कोर्ट में जज रहा है और उस 5 साल मिनिमम रहा हो, अब वह एक हाई कोर्ट में भी 5 साल हो सकता है या एक से अधिक हाई कोर्ट में भी हो सकता है, लेकिन वो निरंतरता होनी चाहिए, कंटिन्यूएशन अनिवार्य है। तो सब क्लाज ए ऐसे व्यक्ति के बारे में बताता है जो 5 साल किसी हाई कोर्ट में या एक से अधिक हाई कोर्ट में निरंतरता में, कॉन्टिन्यूएशन में जज रहा हो, वह ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जज अपॉइंट हो सकता है। अर्थात ऐसा व्यक्ति अटॉर्नी जनरल हो सकता है। दूसरी कंडीशन यह है, हैज बीन फॉर एट लीस्ट 10 years as an advocate in high court। तो वो लीगल प्रैक्टिशनर कम से कम 10 साल का हाई कोर्ट में रहा हो और या एक से अधिक हाई कोर्ट में रहा हो, वो कंटिन्यूएशन में ही होना चाहिए, निरंतरता में ही होना चाहिए। उसके लिए भी शर्त है कि यदि कोई प्रैक्टिस, मान लीजिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में, ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट में कोई प्रैक्टिशनर है और वो 7 साल 8 साल यहां प्रैक्टिस करने के बाद
वो आगे उत्तराखंड हाई कोर्ट में जाके प्रैक्टिस करने लगता है, तो वो दोनों जोड़ करके मिनिमम 10 साल होना चाहिए। और तीसरी जो लास्ट एक क्वालिफिकेशन है सी, सब क्लास सी जो कहता है वो ये कहता है, इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति महोदय के दृष्टि में ऐसा प्रतीत होता है कि वह पारंगत विधिवेत्ता है, इमिनेंट जूरिस्ट है, डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट है, तो उसे भी वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जज अपॉइंट कर सकते हैं। तो ऐसा व्यक्ति भी अटॉर्नी जनरल अपॉइंट हो सकता है। ये बात हो गई अटॉर्नी जनरल के अपॉइंटमेंट के लिए। ये सारी बात जो है आर्टिकल 76 के 1 में कहा गया है, मात्र की अपॉइंटमेंट होगा और सुप्रीम कोर्ट के जज होने की अर्हता रखता हो, अर्थात आर्टिकल 124 के क्लाज 3 रीड विथ सब क्लाज ए बी सी। अब बात आती है कि क्या दायित्व होंगे अटॉर्नी जनरल के, क्या ड्यूटीज होंगे, क्या फंक्शंस होंगे। तो आर्टिकल 76 का 2 कहता है कि इट शैल बी ड्यूटी ऑफ अटॉर्नी जनरल टू गिव एडवाइस टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉन such legal matters and to perform such other duties of a legal character as may time to time be referred or assigned to him by the president to discharge functions conferred on him by or under this constitution or any law, any other law टाइम बीइंग इन फोर्स। सीधा सीधा मतलब हुआ कि यदि राष्ट्रपति महोदय कोई रेफरेंस अटॉर्नी जनरल को देते हैं या कोई ऐसा कार्य असाइन किया जाता है जो लीगल कैरेक्टर का है, उस पर उसके वो अपना संदर्भ, उसमें अपनी एडवाइस देंगे। इसके अलावा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत सरकार का लॉ ऑफिसर होता है। वह भारत के किसी भी न्यायालय में सरकार का पक्ष रख सकता है, उसे फुल लिबर्टी है और यह संविधान इस चीज की अनुमति देता है। इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज, आर्टिकल 76 का क्लॉज 3 कहता है, इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज अटॉर्नी जनरल शैल हैव राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। सो क्लियरली इट इज मेंशन्ड हियर इन ऑल कोर्ट्स। ऑल कोर्ट्स मीन एक ब्लैंकेट हो गया, ऑल कोर्ट्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो यहां एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया पूरे भारत में के किसी भी न्यायालय में भारत सरकार का पक्ष रखने के लिए स्वतंत्र हैं। और इसके अलावा जो एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रावधान अटॉर्नी जनरल के लिए किया गया है, वो आर्टिकल 88 में है, जिसमें मंत्रीगण के साथ अटॉर्नी जनरल को भी संसद के किसी भी सदन में उपस्थित होकर भाग लेने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, किसी समिति में जाने का अधिकार है, लेकिन उन्हें वोट का अधिकार नहीं है। ये आर्टिकल 88 कहता है कि वो भाग ले सकते हैं संसद की कार्यवाहियों में, पार्लियामेंट की कार्यवाहियों में, इधर ऑफ द हाउस में वो पार्टिसिपेट करेंगे, प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, ज्वाइंट सीटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन मात्र इस आधार पर कि यहां उन्हें भाग लेने का अधिकार है, इसके आधार पर मेयर फैक्ट ये
वो वोट देने का अधिकार उनको सदन में नहीं है। जैसे मंत्रीगण को यह अधिकार है कि वह किसी भी सदन के सदस्य हैं, वो दूसरे सदन में जा करके सरकार का पक्ष रखते हैं, जो माननीय सदस्यगण प्रश्न पूछते हैं उसका उत्तर देते हैं, लेकिन वो उसके कोई जरूरी नहीं है कि उसके मेंबर हों। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, वो लोकसभा के सदस्य हैं, लेकिन राज्यसभा में भी जाकर के जब माननीय सदस्यगण कोई प्रश्न, राज्यसभा के सदस्यगण कोई प्रश्न पूछते हैं तो उसका उत्तर वो वहां जाकर देते हैं, यद्यपि वो उसके सदस्य नहीं है। इसी प्रकार विदेश मंत्री श्री जयशंकर जी राज्यसभा के मेंबर हैं, लेकिन वो लोकसभा में भी प्रश्नों का उत्तर देते हैं, लेकिन मात्र इस वजह से कि उनको यह अधिकार है वहां बोलने का, लेकिन वहां वोट देने का अधिकार नहीं है। यदि कोई बिल लाया जाता है तो उसमें उनको वोट देने का अधिकार नहीं, किसी विषय पर उनको वोट देने का अधिकार नहीं है। इसी प्रकार अटॉर्नी जनरल को भी बैठकों में भाग लेने का अधिकार तो है, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं है। अब अभी तक जो अटॉर्नी जनरल रहे हैं, अभी तक कुल 14 व्यक्तियों को अटॉर्नी जनरल अपॉइंट किया गया है। यद्यपि नियुक्तियां 16 हुई हैं, लेकिन संविधान में कहीं यह नहीं लिखा है कि कोई व्यक्ति यदि एक बार अपॉइंट हो गया तो दोबारा उसे अपॉइंट नहीं किया जा सकता है। इस क्रम में सोली जहांगीर सोराब जी को 2 बार अपॉइंट किया गया। एक बार 1989 से 90 तक वो रहे, और कालांतर में वो पुनः 1998 से 2004 तक भी अटॉर्नी जनरल रहे। इसी प्रकार मिलन बनर्जी जी 1992 से 96 तक अटॉर्नी जनरल रहे, पुनः 2004 से 9 तक वो अटॉर्नी जनरल रहे। भारत के पहले जो अटॉर्नी जनरल नियुक्त हुए थे वो एमसी सीतलवाड़ साहब रहे, और अभी तक सबसे लॉन्गेस्ट जो टेन्योर रहा है वो एमसी सीतलवाड़ साहब का रहा है। वो लगभग 13 वर्ष से अधिक तक अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया रहे हैं। जहां तक प्रश्न है अटॉर्नी जनरल के कार्यकाल का, कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है, और आर्टिकल 76 का सब आर्टिकल 76 का क्लॉज 4 कहता है कि अटॉर्नी जनरल शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड शैल रिसीव सच remuneration as determined by the president। तो इसका मतलब हुआ कि वो राष्ट्रपति महोदय के प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करेंगे। एक बहुत स्पष्ट बात है कि कोई फिक्स टेन्योर नहीं है। सीतलवाड़ साहब का कार्यकाल सबसे लंबा 13 साल का रहा। जो पहले अटॉर्नी जनरल रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उन्हें अपॉइंट किया के समय अपॉइंट हुए थे, तत्कालीन राष्ट्रपति महोदय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा अपॉइंट हुए थे। तो इस प्रकार ये प्रसाद पर्यंत का जो सिद्धांत है वो इसमें भी लागू होता है। अटॉर्नी जनरल का जो पद है, ये जैसा हमने पहले बताया कि भारत सरकार के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लॉ ऑफिसर हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखते हैं, टेरिटरी ऑफ इंडिया के किसी भी न्यायालय में कहीं भी वो सरकार का पक्ष रख सकते हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है। और गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं होने के नाते ये प्राइवेट प्रैक्टिस पर इनको प्रतिबंध नहीं है। प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन उनको सरकार के विरुद्ध केस लड़ने से प्रवारित किया गया है, डिबार किया गया है कि वो सरकार के विरुद्ध कोई केस नहीं लड़ेंगे। प्राइवेट पार्टीज के बीच कोई मैटर है तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये बड़ा
इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और इनको असिस्ट करने के लिए सॉलिसिटर जनरल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होते हैं, जो इनको समय समय पर कोर्ट्स में इनको असिस्ट करते हैं। तो इस प्रकार से एक आउटलाइन अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया का जो प्रोविजन संविधान में दिया गया है आर्टिकल 76 में, और रीड विथ आर्टिकल 88 रिगार्डिंग अपीयरेंस और ऑडियंस इन पार्लियामेंट, ये दोनों सेक्शन मिला करके पढ़ने की जरूरत है। इस प्रकार से एक ब्रीफ जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो लगभग इससे ही संबंधित होते हैं कि इनके अपॉइंटमेंट के बारे में, इनके क्वालिफिकेशंस के बारे में, पार्लियामेंट में पार्टिसिपेट किए जाने के बारे में, ये सारी बातें इसमें तथ्यात्मक रूप से रखी गई हैं। आगे हम किसी नए लीगल पॉइंट पे, कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट पे चर्चा करेंगे। थैंक यू।